अमेरिकन फिलोसोफिकल सोसाइटी जो है, स्क्रॉट एंड स्क्रॉट स्ट्राउड, ये जो हाँ जी। इस बोर्ड के मेंबर है, इन्होंने एक इंटरनेशनल अवार्ड बाबा साहब के नाम पे अनाउंस किया है। तो इंटरनेशनली भी बाबा साहब की लीगेसी को पहचाना जा रहा है। भारत भाग्य विधाता बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जब इनके बारे में हम पढ़ते हैं और सुनते हैं तो विविध विषय, विविध उनके रूप और विविध उनके थीसिस नज़रों के आगे आ जाते हैं। कोलंबिया में जैसे यूनिवर्सिटी में उनकी प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ और अलग अलग ग्रंथों पे शोध हो रहा है। आज हम देखते हैं कि बाबा साहब की बर्थ सेलिब्रेशन जब पूरी दुनिया में सेलिब्रेट हो रहा है तो उनके विचारों की प्रासंगिकता आज दुनिया पे कितनी कारगर साबित होती है और कितनी ज़रूरत है दुनिया को उनके विचारों की। आज हमारे साथ इसी फेहरिस्त में प्रीतम बुलकुंडे सर है और अमन कामले जी हैं। हम देखते हैं कि दुनिया भर में सर जयंती सेलिब्रेट हो रही है और नए नए एंगल और नए नए डायमेंशन जब जब बाबा साहब को पढ़ते हैं, समझते हैं तो नया रूप और नया चेहरा नजर आता है। तो आपके नज़र में एक राष्ट्र निर्माता, एक देशभक्त और बाबा साहब को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल। आज केवल भारत देश नहीं तो पूरी दुनिया आप देखेंगे तो इस महामानव की जयंती, ये जन्म का जो पर्व है, 135 साल हो गए हैं बाबा साहब के जन्म को, उसका पर्व पूरी दुनिया मना रही है। आपने देखा होगा सामाजिक माध्यमों पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे या अपने संपर्क सूत्रों से भी आपने ये देखा होगा कि चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे आशिया के भी कंट्री, वेस्टर्न कंट्री भी हो, या फिर अलग अलग देशों में ये बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। ये केवल इसलिए नहीं मनाई जा रही है कि बाबा साहब ने भारत को संविधान दिया, ये इसलिए भी मनाई जा रही है कि बाबा साहब जैसा विद्वान पूरे विश्व में कहीं नहीं दिखाई देता। तो ये रिसेंट एक न्यूज़ है कि बाबा साहब की एक संगठन है जिन्होंने अंबेडकर प्राइज नाम से कल एक घोषणा भी की हाँ है जी। पारितोषिक देने की। तो जैसे आपने कहा कि बाबा साहब जैसे जैसे हम लोग बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो बाबा साहब और भी मार्मिक होते जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि यानी जिंदा बाबा साहब से गए हुए बाबा साहब ज्यादा महत्वपूर्ण हाँ है। जी। तो हम ये देख रहे हैं आज के परिप्रेक्ष्य में कि ये जो बाबा साहब के मानवतावादी विचार है, स्वतंत्रता के प्रति, न्याय के प्रति, समानता के प्रति, ये सारे बंधुभाव के प्रति बाबा साहब ने जो अपनी माइथोलॉजी बताई है, अपने विचार बताए हैं अनेक ग्रंथों में, उनके भाषणों में, उनके आंदोलनों को भी आप देखेंगे तो सारा मानव को मुक्त कैसे किया, वंचित है जिन पर हजारों सालों से अन्य अत्याचार, उनको मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए। इसीलिए बाबा साहब का पूरा जीवन आप देखेंगे इसी संघर्ष में गया। जितना भी लिखा है वो इसीलिए लिखा है कि मानव की मुक्ति हो, हाँ जी। मानव उन सब दुखों से बाहर आए, उन सब यातनाओं से पीड़ित उत्पीड़न से बाहर आए। उन्होंने बौद्ध धर्म को मानवतावाद से भी जोड़ दिया, बिल्कुल यानी ह्यूमन राइट से जोड़ दिया। बिल्कुल, बुद्ध धम्म ये मानवतावादी धम्म है। और जैसे हमने देखा कि 14 अक्टूबर 1956 को वो नागपुर के इसी पवित्र भूमि पर, दीक्षा भूमि पर 22 प्रतिज्ञा देते हैं, त्रिशरण पंचशील का ग्रहण करते हैं, अपने लाखों अनुयायियों को त्रिशरण पंचशील भी देते हैं। और हमने देखा कि उसके केवल और केवल ये जो मानवतावादी विचार नागपुर की धम्म दीक्षा से दिया होगा, या उनका पहला आंदोलन आप देखिए जिसको हम महाड़ का आंदोलन कहते हैं, महाड़ का सत्याग्रह हाँ कहते जी। हैं, चौरदाह तालाब का, या फिर कालाराम मंदिर की लड़ाई है। आप उनकी जितनी भी लड़ाई है तो देखोगे वो लड़ाई मानव मुक्ति के लिए है। और ये जो तबका है जो दबा कुचला हुआ सदियों से भारत में था, उसके उत्थान के लिए है। इसलिए बाबा साहब का ये जन्मदिन पूरी दुनिया मनाती है। और राष्ट्र निर्माण में बाबा साहब का योगदान का लोहा जो है वो सारा भारत मानता है। हम देखते हैं इस पावन दिन के अवसर पर हम देखते हैं कि बाबा साहब भी बहुत ज़्यादा टेक्नोक्रेट और टेक्नोलॉजी की बात करते थे। उनकी प्रिंटिंग मीडिया में भी जो एक पहल थी या एक एडमिशन था उनका या फिर एडमिट था, जैसा आप पीपल हेराल्ड पढ़ लीजिए या फिर मूकनायक या फिर बहिष्कृत भारत, हम देखते हैं कि आज भी BAWS.in एक वेबसाइट ऑनलाइन तरीके से उसी टेक्नोलॉजी के तरीके से बाबा साहब के ओरिजिनल जो राइटिंग एंड स्पीचेस है उसको बहाल कर रहा है, लोगों के लिए ओपन है। हम देखते हैं अमन जी कि हम पूरी दुनिया भर जब जाते हैं, आप भी पूरी दुनिया भर जाते हैं मीडिया के माध्यम से, या फिर आप भी एक अपना चिकित्सीय दृष्टिकोण रखते हैं, आप कैसे देखते हैं आज इस दिन के अवसर पर बाबा साहब के प्रति जब आप देखते हैं
और पूरी दुनिया उनको पढ़ रही है, उन्हें समझ भी रही है। एक दूसरी थ्योरी भी आती है कि अनफॉरगॉटन इंटरनेशनलिस्ट भी बाबा साहब को कहा गया है कि यानी रुपये के मुकाबले रुपया गिर रहा है, डॉलर चढ़ रहा है, तो बाबा साहब वार्न कर रहे हैं उस वक्त कि कैपिटलिस्ट वेस्टर्न जो इंटरेस्ट में लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, वो इंडियन करेंसी को चूस रहे हैं। तो वो विश्विक बात कर रहे हैं, वो भारत की जो मुद्रा है उसकी चेतावनी दे रहे हैं। तो इस एंगल से कहीं ना कहीं हिस्टोरियन ने, फिलोसॉफी के लोग लिखने वालों ने कहीं ना कहीं इस एंगल को मिस कर दिया, ऐसा लगता है आपको? नहीं, मुझे लगता है कि इस एंगल को मिस उस वक्त हो गया था, ये एंगल, और काफी एंगल मिस हो गए थे, ऐसा नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संदर्भ में जो उस समय की सरकारें थी, चाहे वो यू कांग्रेस की सरकारें हो या अन्य सरकारें हो, उन्होंने कभी भी तवज्जो नहीं दी। जितना आदर सम्मान उन्होंने गांधी जी के बारे में दिया, हाँ जी। उतना ही आदर सम्मान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मिला। ये तो अच्छा था कि कांशीराम साहब की मूवमेंट सामने आई, उसके बाद में फुले शाह अम्बेडकर जैसे आइकॉन्स है या जो भी महापुरुष है, उनको सम्मान मिला, और फिर ये सबके जुबा में आने लगी बात कि नहीं, डॉक्टर अंबेडकर हमारे आइकॉन हैं। फिर उनके बारे में रिसर्च होने लगे, फिर उनके बारे में शोध होने लगे, अध्ययन होने लगे। तो ये कई समय से ये था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नेशनल आइकन बनाने की कोशिश हम कर रहे थे, आज वो स्थापित हो गए हैं। कांशीराम साहब हमेशा कहते थे कि जब भी कोई विदेशी व्यक्ति आता है तो राजघाट पे जाता है, मैं जब सरकार बनाऊंगा तो मैं वहां पे इस तरह का एक सेटअप करूंगा, इस तरह का बाबा साहब का मेमोरियल बनाऊंगा कि सारे विदेशी व्यक्ति आएंगे तो पहले बाबा साहब का अभिवादन करेंगे। तो ये सोच, वो जज्बा जो था, वो कांशीराम साहब में मैंने देखा था। और जैसा कि अभी जिक्र हो रहा था कि अमेरिकन फिलोसोफिकल सोसाइटी जो है, स्कॉट स्ट्राउड, ये जो हाँ जी। इस बोर्ड के मेंबर है, इन्होंने एक इंटरनेशनल अवार्ड बाबा साहब के नाम पे अनाउंस किया है। तो इंटरनेशनली भी बाबा साहब की लीगेसी को पहचाना जा रहा है। आज अमेरिका जैसे स्टेट में कई स्टेट्स ने डॉक्टर अंबेडकर इक्वलिटी डे घोषित किया है, कई स्टेट्स में बातें हो रही हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, कनाडा में हो रहा है, आज न्यूयॉर्क में उनकी स्टैचू है, कोलंबिया में जहाँ वो पढ़े वहाँ पे उनका स्टैचू है, मॉरिशस में बना है, जापान में कई जगह उनके स्टैचू स्थापित हुए हैं, चेयर डॉक्टर मलेशिया में डॉक्टर अंबेडकर चेयर स्थापित हुई है, श्रीलंका में डॉक्टर अंबेडकर चेयर स्थापित हुई है, दक्षिण अफ्रीका में डॉक्टर अंबेडकर चेयर स्थापित हुई है, क्योंकि नेल्सन मंडेला स्वयं जब भारत में आए थे तब उन्होंने भारत के संविधान की काफी तारीफ भी की हाँ थी, जी, हाँ जी। और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के बारे में भी उन्होंने काफी बातें कही थी। तो कहीं ना कहीं ग्लोबली डॉक्टर अंबेडकर का इंपॉर्टेंस अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ सर। हमारे जो भी अंबेडकराइट्स थे, यहाँ से वो बाहर जब चले गए तो बाबा साहब के लिटरेचर्स को उन्होंने हर जगह हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूट आपने किया। अम्बेडकराइट शब्द का जिक्र किया है सर। हम देखते हैं कि अम्बेडकराइट शब्द का जब जिक्र होता है तो इंटेलेक्चुअल्स आ जाते हैं, ओरिएटर्स आ जाते हैं, थिंकर्स आ जाते हैं, और एक कॉमन मास है। क्या कॉमन मास और ये जो इंटेलेक्चुअल है, थिंकर्स है या फिर ओरिएटर है, इनके बीच में आपको लगता है कहीं ना कहीं गैप आ गई है? पहले एक वक्त देखे हमने कि एक इंटेलेक्चुअल्स जो बोलते थे, कॉमन मास वो चीज़ों को फॉलो करता था। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो गरीबी अमीरी हमारे देश में दिख रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा यहाँ पर भी आपको रिफ्लेक्शन नजर आता है? हमेशा इंटेलेक्चुअल और कॉमन मास पे तो हमेशा डिफरेंस आपको नजर आएगा ही। हाँ ये जी। तो आज की बात नहीं है, वो हब तक चलता रहेगा, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल क्लास होता है वो डेफिनेटली उसको लगता है कि मैंने काफी पढ़ लिया है, लिख लिया है, तो अपने इंटेलेक्चुअल लेवल की बातें करेगा ही। और कॉमन मास जो होता है वो एक बेसिक थिंग्स में जो है अपने लेवल पे बाबा साहब को अभिवादन करता है, सैल्यूट करता है। तो वो एक डिफरेंसेस का पार्ट है, लेकिन वो आइडियोलॉजिकल जी। डिफरेंसेस का पार्ट नहीं है। हाँ वो जी। एक इंटेलेक्चुअल लेवल का डिफरेंसेस आप उसको कह सकते हैं। लेकिन जहां तक अंबेडकर इंटेलेक्चुअल मास की बात है, इसने क्या किया, इसने ये जो हमारा कॉमन मास था, ये जिस तरह से बाबा साहब को अपने आइडियोलॉजी में रिफ्लेक्ट करता था, समझ रहा था। ये वहां पे जाके बताया हाँ कि जी। देखो, आज जैसे नागपुर में कई लोग आए, हम्म। बड़े बड़े विद्वान आए, पत्रकार आए, सबको हमने बाबा साहब जयंती कैसे मनाते हैं नागपुर में या फिर हमारे विदर्भ में, वो दिखाया। तो ये जो इंटेलेक्चुअल मास है, इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे किया, इन्होंने यहाँ से फॉरेन में गए, इन्होंने दिखाया। तो ये इंटेलेक्चुअल मास इसी जो धरातल के लोग हैं, कि कैसे धरातल के लोगों में बाबा साहेब की विचारधारा स्थापित हो रही है, ये वहां पे लोगों को बताता है। तब जाके समझ में आता है कि बाबा साहब ने कितना बड़ा काम किया। मतलब डॉक्टर अंबेडकर का जो व्यक्तिमत्व है, कि हर कोई, किसी को लगता है कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल है, एक फेस्टिवल ऑफ जॉय है, एक फेस्टिवल ऑफ थॉट है। तो ये जो फेस्टिवल ऑफ जॉय है, फेस्टिवल ऑफ थॉट है, इसको कहीं ना कहीं ये लोग जो है अब समझ रहे हैं, और केवल फेस्टिवल नहीं तो थॉटफुल प्रोसेस। हाँ जी, जैसे हाँ कि जी। मैंने अभी जिक्र किया कि डॉक्टर अंबेडकर का योगदान को अलग अलग देश सराह रहे हैं, उनके उसमें
चेयर्स बन रही है, चेयर्स का स्थापित होना अपने अपने बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स आएंगे, बाबा साहब की रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, वो लोगों तक पहुंचाएंगे, तो चेयर स्थापित होना अपने आप में बड़ी बात है। स्टेचू स्थापित होना एक डिफरेंट पार्ट है, लेकिन चेयर स्थापित होना अपने आप में बहुत बड़ा डिफरेंट ये करता है, पर्सपेक्टिव है। और मुझे लगता है कि ओबामा भारत में आए, एक सबसे बड़े देश अमेरिका के अध्यक्ष है, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बात की, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब की थॉट वहां तक तो पहुंचा ही है। जापान में बाबा साहब का स्टैचू लगा, वहां तक तो कहीं ना कहीं थॉट पहुंचा है। तो ये हमारे आंदोलन की सबसे बड़ी, मुझे लगता है कि धीरे धीरे नहीं, धीरे धीरे ना सही, लेकिन ये बातें हो रही है कि लोगों में रिफ्लेक्शन जा रहा है, समझ रहे हैं लोग। समझ रहे हैं लोग। हाँ जी। और ये जो अब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती की मैं अभी पोस्ट देख रहा हाँ था, जी सर। तो मैंने देखा कि हर एम्बेसी में, हाँ। चाहे वो अमेरिका की हो, जापान की हो, जॉर्डन की हो, ईरान की हो, इराक की हो, दुबई की हो, या फिर सऊदी अरेबिया की हो, या फिर जर्मनी की हो, हर एम्बेसी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो लगा के वहाँ के चुनिंदा जो अम्बेडकराइट लोग कहे, या फिर वहाँ के जो लोग हैं वो आते हैं, अभिवादन करते हैं, और वहाँ के एम्बेसी में जो वहाँ के स्थानिक लोग भी हैं वो भी वहाँ पे आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एम्बेसीज में बाबा साहब की जयंती भी मनाई जा रही है, वहाँ पे लोग आके उनके बारे में बातें कर रहे हैं। तो धीरे धीरे बाबा साहब एक ग्लोबल आइकॉन बनते जा रहे हैं, और हम सबकी जिम्मेदारी है कि बाबा साहब का जो थॉट था वो थॉट हर किसी के लिए था, क्योंकि इक्वेलिटी की बात हो, फ्रीडम की बात हो, सोशल जस्टिस की बात हो, ये लिंग भेद के खिलाफ बात हो, जाति भेद के खिलाफ बात हो, वर्ण भेद के खिलाफ बात हो, हर जगह बाबा साहब में रिफ्लेक्ट होते हैं, हर जगह बाबा साहब रिफ्लेक्ट होते हैं। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब के लिए ये एक बहुत बड़ी, अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हाँ। नीले रंग से रंग गया, और ठीक है, वहाँ पे चौहान सर जो है वो सीईओ है, इसके पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में थे, तो वो है तो इसलिए है, लेकिन ये एक संस्कृति बन जाएगी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसी संस्था भी आज लग उनकी एक रहा है। कंपनी भी थी दलाल स्ट्रीट पे, हाँ, डॉक्टर दलाल बाबा बाबा साहब साहब की अम्बेडकर, कंपनी भी यानी दलाल जहाँ स्ट्रीट पर पे वो एडवाइस देते थे। एडवाइस देते हैं। अब अब उनकी उन्हीं का, एडवाइस आज भी रिसर्च का विषय है। और आज स्टॉक उन्हीं स्टॉक एक्सचेंज में जो उन्हीं काम का करते हैं। अनुयायी जो है आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सीईओ है। हाँ जी, हाँ ये जी। कितनी बड़ी बात है देखिए, कि दो विरोधाभास और दो एक हमको नदी के छोर दिखते हैं बाबा साहब में। एक हम देखते हैं, आप भी गीत और संगीत से के क्षेत्र से आते हैं, जी। हम देखते हैं कि करोड़ों लाखों गाने बने बाबा साहब पर। उनका राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति और राष्ट्रवाद का एक एंगल भी है। बाबा साहब का खुद एक कमेंट है म्यूजिक के ऊपर कि म्यूजिक कल्टीवेट करता है माइंड को, या आपको तन्मयता या शांति देता है, या मन को स्थिर करता है। इस फॉर्म में उन्होंने वायलिन भी सीखा बाबा साहब ने। आपको क्या लगता है आज जो गाने आ रहे हैं, इसमें बाबा साहब का नेशनलिज्म झलकता है, या उनका जो देश प्रेम है वो झलकता है? या अगर से ऐसा नहीं है तो जो म्यूजिशियंस है, जो लयबद्ध करते हैं या शब्दों की रचना करते हैं, उनको बाबा साहब को फिर से पढ़ने की का जरूरत आ गया, ऐसा लगता है? देखिए, इसके पहले भी इस पे हमने थोड़ा सा एंगल उसका चेंज हो गया। हाँ इसके जी। पहले आपने जो बात रखी थी इंटेलेक्चुअल लेवल हाँ और जी। कॉमन पीपल के जो गैप की बात किया था। गैप की बात हाँ जी। आपने की थी, तो कला क्षेत्र में, संगीत क्षेत्र में भी ये गैप है। ओके। एक तबका ऐसा है जो अपने गांव में, कस्बों में अपने हिसाब से सीमित संसाधनों को लेकर, सीमित तांत्रिक चीज़ों को लेकर वो अपना काम कर रहा है। एक तबका है जो शहरों में है, वो बड़े बड़े स्टूडियोज में काम कर रहे हैं, बड़े कंपोजिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें। इसलिए इस प्रकार की कला में भी आपको दो प्रकार की चीजें मिलती है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, आपने कहा कि जो राष्ट्रभक्ति से बाबा साहब को जोड़ना, या फिर बाबा साहब की जो विचारधारा थी उसको सही तरीके से गीतों में, नाटकों में डालना, तो एक बड़ा सशक्त माध्यम जो है संगीत और नाटक ये रहा है। हाँ जी। क्योंकि बाबा साहब ने तब भी जब जलसे हुआ करते थे और बाबा साहब की सभाएं लगा करती थी, तो बाबा साहब के सभा के पहले जलसों का एक प्रचलन तब भी था। और बाबा साहब ने खुद मंचों से ये कहा है कि मेरे कई भाषणों से महत्वपूर्ण हाँ जो जी। जागरूकता आती है वो एक पोवाड़े से या एक कल्चरल प्रोग्राम से आती है। तो ये हमारी एक सांस्कृतिक मोमेंट है, ये हमारी सांस्कृतिक मोमेंट है। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब से लेके आज हमारे पास, जैसे हम लोग आज इस विशाल ऐसे आवाज़ इंडिया टीवी के स्टूडियो में बैठे हैं, वो बाबा साहब की देन है कि हम स्टूडियो में बैठे हैं। तो जब कुछ नहीं था तब भी बाबा साहब पे गाने बनते थे, रिकॉर्ड्स बनते थे। हमने देखा HMV पर रिकॉर्ड आते थे और गाने बनते थे। और आज भी हम देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी, स्थिति थोड़ा सा उसमें चेंज हो गया कि आज वेस्टर्न में हम लोग आ गए, मॉडर्न म्यूजिक में आ गए, हिप हॉप में आ गए, रैप कर रहे हैं। आज आप देखेंगे कि
MTV जैसे प्लेटफॉर्म पे हमारे विदर्भ के जो रैपर्स है वो जाकर सम्राट अशोक की बात कर रहे हैं, बाबा साहब की बात कर रहे हैं, इस पूरे मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे समय बदलता जाएगा तो प्रकृति का नियम ही है बदलना। हाँ तो जी। बुद्ध ने कहा है कि हर चीजें बदलती रहती है। तो जो आयाम है, जो कलाओं को पेश करने का तरीका है, नजरिया है, एक्सप्रेशन है जो। सोच है, एक्सप्रेशन है, वो धीरे धीरे बदलती जाएगी। हम जब स्ट्रीट प्ले पे रास्तों पे हम जब काम करते थे, बाबा साहब, बुद्ध, फुले, शाहू अम्बेडकर, शिवाजी महाराज के इन समतावादी विचारों को लोगों तक पहुंचाने का जरिया था एक, तो हम स्ट्रीट प्ले के जरिए कुछ ही 100 लोगों को हम संबोधित कर पाते थे। लेकिन आज ऐसे स्टूडियो में बैठ के, आज कैमरा लगा के हम एक साथ लाखों लोगों को उसी विचारधारा को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो हर बीतते समय के साथ हर एक ईरा में कला भी चेंज हो जाती है। लेकिन जो आपने महत्वपूर्ण बात की कि मैथोलॉजी आपका पेश करने का तरीका चाहे बदलता रहे, लेकिन पेश जिस बात को कर रहे हैं वो बहुत यानी शब्दावली भी। वो बात, वो विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि अब नए कलाकार, नए लेखक, नए गीतकार, नए संगीतकार जिस तरह से आगे आ रहे हैं, एक सिर्फ भारत में नहीं तो इंटरनेशनल लेवल पर, जिस तरह अमन जी ने कहा कि बाबा साहब केवल महाराष्ट्र या भारत के नेता नहीं रहे, अभी वो पूरे विश्व के नेता बन गए। तो ये अम्बेडकराइट कल्चरल मूवमेंट भी केवल महाराष्ट्र या भारत की मूवमेंट नहीं रही है, ये भी अब वैश्विक मूवमेंट हो गई है। और पूरी दुनिया में इस तरह के गाने, इस तरह के नाट्य कलाएं, इस तरह की अभी मूवीज भी बाबा साहब पे आपने देखी होगी, या बाबा साहब की विचारधारा पर मूवीज भी हमने देखी है। तो ये मूवमेंट इस तरह से भी आगे बढ़ती रही है। और बाबा साहब का राष्ट्र निर्माण में, बाबा साहब का मानवता के लड़ाई में क्या योगदान है, ये सिलसिला गीतों द्वारा, नाट्यों द्वारा, छोटी फिल्में द्वारा, शॉर्ट फिल्म द्वारा और फिल्में द्वारा ये बस दस्तूर चालू रहेगा। हाँ जी। और बाबा साहब के विचार सर्वदूर पूरे विश्व में फैलेंगे, ये हम आशा हम देखते हैं नहीं, सर कि मैं हाँ जी। इसमें एक आपको कनेक्ट करता हूँ हाँ कि जी। जैसा कि हम लोग बातचीत कर रहे थे, जी। कल आपसे बात हुई थी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में हम तो नेशनल आइकॉन है, उस पर बात करेंगे, इंटरनेशनल आइकॉन बन गए हैं, लेकिन जो हमारी बस्तियां सजती है, ये जो उत्सव का रूप होता है। और मैंने तो देखा कि आज मराठा सेवा संघ के ऑफिस में जयंती सेलिब्रेट हुई। हाँ नेशनल मैं कल हिंगन घाट में था तो वहाँ पे लोगों ने नेशनल फ्लैग लगाए थे। हाँ जी। तो ये नेशनलिटी की भावना भी धीरे धीरे लोगों में जागृत हो रही है कि बाबा साहब की जयंती केवल हमारे बस्तियों में नहीं, तो अभी मराठा सेवा संघ के ऑफिस में हो रही है, अलग अलग जगह पे भी हो रही है। राष्ट्र चेतना मंच के द्वारा। हाँ, ट्राइबल्स एरिया में भी हुई, मैंने हाँ। देखा, लद्दाख में हुई, ये जो सेवन सिस्टर्स है वहां पर भी हुई, साउथ अलग में अलग भी जगह बहुत। पे हुई, साउथ में तो होता ही है हमेशा। अच्छा, तो आपसे जब मैं बातचीत कर रहा था तो आप कह हाँ रहे जी। थे कि अपना जो नॉर्थ नागपुर का एरिया है वहां हाँ, पे हाँ। अलग अलग रिफ्लेक्शंस होते हैं जयंती के, तो किस तरह से अनुभव किया था आपने वो? देखिए हम देखते हैं कि लोग एक वक्त था जब पूरी की पूरी बस्ती इन्वॉल्व हो जाती थी। हमने जब 80 के दशक में जब देखा कि तोरण लगाने का जो काम होता था, छोटे छोटे जो टीनेजर्स थे या अलग अलग उम्र के लोग रहते थे, उसमें एक एंथुजियाज्म दिखता था, उनका रिफ्लेक्शन। और जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती थी उसमें कंडेम भी होता था झलकियों के द्वारा। तो आज जो हम जो स्वरूप देखते हैं उसमें हम देखते हैं कि लोग डीजे में नाच तो रहे हैं, गा भी रहे हैं। उस वक्त भी लोग नाचते थे, उस वक्त भी लोग गाते थे, पर उसका आउटकम निकलता था। जैसे कि एक एग्जांपल दिया जाए तो जैसे समझ लीजिए अभी ने जैसा नोटबंदी हुई, तो नोटबंदी के वक्त हमने देखा कि इंदौरा में उसकी झलकियां नजर आई। तो बाबा साहब की जो राजनीति का एंगल था या उनका मानव शास्त्र का एंगल था या फिर इकोनॉमिक्स का एंगल था, ऐसे बहुत विविध स्वरूप के झलकियां जो इंदौरा करके एक दर्शकों को बताते चलता हूँ कि इंदौरा नागपुर का एक फेमस एरिया है, जिसमें अगर से आप ऑन डॉक्यूमेंट जाएंगे नागपुर महानगर पालिका का, तो उसमें आपको वो नज़र आता है एरिया। और एक ये इंदौरा हमेशा एक मूवमेंट का, बाबा साहब को समझने का एक गढ़ रहा है। पर वहाँ से इंदौरा से पूरे लोगों को एक मैसेज भी गया है हर जयंती में कि झलकियाँ जो रहती थी उसमें हर एज के लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इंटेलेक्चुअल चीजें भी चल रही है और साइमल्टेनियसली उत्सव भी हो रहा है। पर आज जो देख रहे हैं हम लोग की जो विकृतीकरण हो चुका है कि उत्सव तो है और उत्सव होना भी चाहिए, मानव उत्सव प्रेमी है, बट उस उत्सव का, जैसा मैं बात कर रहा हूँ देशभक्ति की बात कर रहा हूँ, तो हम लोगों ने बचपन में देखा कि
देशभक्ति के गाने बजते थे। जय जवान जय किसान का जो एक रेजिम भी चला देश में, तो किसानों के लिए बाबा साहब का एंगल क्या था वो उन झलकियों में दिखता था। लेबर लॉ में बाबा साहब ने क्या रोल किया वो उन झलकियों में रिकॉल होता था। क्योंकि एक हम देखते कि जिस इकोसिस्टम में हम है उस इकोसिस्टम में जो नोबल माइंड्स है उसको हमने देखा है कि उनकी शक्ति या उनकी पावर को कम करने के लिए जो रूलिंग्स पावर्स है या फिर रूलिंग क्लस्टर्स बने हैं उनको कम करते हैं, अगर से वो उनके आइडियोलॉजी के नहीं है। तो ये बाबा साहब के इतिहास को लिखने के वक्त भी हुआ। तो जो बाबा साहब को सच्चे रूप में मानने वाला वर्ग है, जो समझने वाला वर्ग है, चाहे फिर उनके नेशनलिज्म की थ्योरी को समझा जाए या फिर वैश्वीकरण की नीति को समझा जाए या ग्लोबली जो बात कर रहे हैं उसको समझा जाए, तो उनके जो एक समझने वाला ईमानदारी का एक तबका था वो उन झलकियों के माध्यम से 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में, आज भी अगर से आप जाएंगे तो आपको आज भी जो भी महंगाई हो रही है या फिर आपको ईरान का युद्ध जो चल रहा है आपको उन झलकियों में नजर आएगा। तो झलकी अभी भी है वहाँ पे। हाँ जी, अभी भी है। जो समय पे जो समय के बदलाव के साथ में बदलाव तो ये जो था लेकिन इसमें एक हमने देखा कि झलकियां तो थी, बड़े हम लोग आते थे उस समय, हमें अच्छा लगता कि इंदौरा का हम नजारा देखेंगे, बड़ी बड़ी झलकियां, बड़े बड़े कटआउट्स, बड़े बड़े बैनर डिस्प्ले वगैरह होते थे। लेकिन अभी एक बैनर डिस्प्ले का भी एक बहुत बड़ा स्वैग आया है कि हमने इस बार देखा कि ठीक है इसके अगेंस्ट पे तो नहीं है क्योंकि हम नाचते भी हैं और विचारों से भी बाबा साहब की जयंती को सेलिब्रेट करते हैं, तो हम नाचते भी और पढ़ते भी हैं ना। लेकिन हमने देखा कि एक स्वैग आया है इन दिनों में कुछ कि आप बैनर डिस्प्ले करो, छोटी छोटी जगह पे बैनर डिस्प्ले हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यूथ उसमें बहुत ज्यादा विचारों से न कनेक्ट होते हुए वो केवल इसमें अपनी खुशी मना रहा है कि हाँ बस बाबा साहब की जयंती मनानी है, तो इस लेवल पे जो जा रहा है, तो इसको बारे में आप कहना चाहते हैं कि ये विकृतीकरण हो रहा है? नहीं, विकृतीकरण नहीं बोल सकते इसको। जैसा देखिए, अगर से थोड़ा सा हम समझते हैं अम्बेडकरिज्म को, तो आज भी जो 2026 में जो अम्बेडकरिज्म सक्सेस अगर से करना है तो पॉलिटिकली सक्सेस होता है, क्योंकि बाबा साहब के आइडल अगर से गुरु है वो महात्मा फुले को बोल रहे हैं या फुले के वो सिद्धांतों को अमल कर रहे हैं, तो वो इंटेलेक्चुअल फुले को समझ रहे हैं। वो फुले को कैसे समझ रहे हैं कि एक बहुत ज़्यादा व्यापारी, सक्सेस व्यापारी है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर थे महात्मा फुले। वो वडोदरा में जाके राज पैलेस में आर्किटेक्ट बनाया, उन्होंने पूरे पूना में बड़े बड़े ब्रिज बनाया, वो इंस्पायर कर गया बाबा साहब को। और जो जैसा आज हम देखते हैं कि महात्मा फुले तो एक इमेजिन बन जाता है, जो एजुकेशन सिस्टम में आया, जो साइकोलॉजी में आया कि एक यानी धोती कुर्ता और एक फेटा पहन के फुले नजर आते हैं, पर बाबा साहब के नज़र में फुले क्या है, वो एक FPPP कंपनी के ओनर है, वो उस वक्त के टाटा से ज़्यादा टर्नओवर कमाने वाले हैं, मल्टी लैंग्वेज बोलने वाले। वैसे ही विकृतीकरण में ऐसा है बाबा साहब के साथ, अगर से उसको एंथ्रोपोलॉजिकल एंडोलॉजी के सीक्वेंस में समझे तो बाबा साहब कैसे नजर आते हैं अभी जैसा युवाओं को। जो गीत आए, जिन गीतों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, अगर से वो गीतों में हाईली इंटेलिजेंस नहीं रहेगा, हाईली इंटेलेक्चुअल चीज़ें नहीं रहेगी, तो रिफ्लेक्शन कैसा होगा? जैसा आज समझ लीजिए जेनजीज है, अल्फा आ रही है, लेकिन एआई तो जनरेशन जो हाँ एआई से बदला है, पर जनरेशन जो देखती है, इंसान कॉपी कैट है। अगर से इंटेलेक्चुअल फीडिंग बच्चों को दिया जाएगा, जो इन्वायरमेंटल उनको मिल रहा है कि बाबा साहब है तो क्या है, तो हमको केक काटना है, हमको नागपुर में जैसा दर्शकों संविधान चौक एक फेमस है, और हर साल हम सरकार से डिमांड भी करते हैं कि जो कस्तूरबा पार्क लगा हुआ है वो भी खोल दिया जाए, क्योंकि वहाँ पब्लिक हर उम्र के बच्चे आते हैं, तो एक सफोकेशन का भी वातावरण होता है। तो सरकार की एक जवाबदेही भी बनती है कि नागरिकों का प्रोटेक्शन बने। तो जो जनरेशन है उनको अगर से आप इंटेलेक्चुअल चीजें, एआई आपने बोला वो तो समझ में आ रहा है, पर जो मेजॉरिटी लोग एक्ट करती है उसी को वो कॉपी करते हैं। तो बाबा साहब के नजर में जो फुले है वो हमारे बच्चों में बाबा साहब का जो रियलिस्टिक एंगल है वो आना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रफुल्ल। और एक बात है जो आपने बात छेड़ी कि विकृतीकरण, अभी बच्चे हम लोग देख रहे हैं कि डीजे पे नाच रहे हैं, फटाके फोड़ रहे हैं, बैनर का, जैसे अमन जी ने कहा कि बैनर का प्रचलन है, तो अभी बैनर का प्रचलन तो ऐसा है कि एक हफ्ते पहले ही बैनर डिस्प्ले, फिर वहां पे आतिशबाजियां, लाइटिंग वगैरह, ठीक है, वहां तक वो ठीक है। लेकिन यूथ का काम केवल बैनरबाजी नहीं है, यूथ का काम केवल नाचना नहीं है डीजे पर, यूथ का काम केवल केक काटना नहीं है। तो बीच में जो विचार आया था कि मराठी में उसको कहा गया था कि नाचण्यापेक्षा वाचण्याकडे जास्त लक्ष ठेवा। तो हमारी पीढ़ी पढ़ भी रही है, ऐसा नहीं है कि पढ़ नहीं रही है। अगर पढ़ी नहीं होती तो बाबा साहब के विचार, जैसे अमन जी ने कहा, इंटरनेशनल लेवल पर अध्यासन बाबा साहब की चेयर बनी है, वो बनी नहीं होती। हमारे लोग पढ़े,
विदेशों में गए, विदेशों में जाके केवल अपने लिए काम नहीं कर रहे, तो बाबा साहब का विचार, चाहे आप कहीं भी, जापान में हमारे दोस्त है, ऑस्ट्रेलिया में हमारे दोस्त है, यूएस में हमारे दोस्त है, लंदन में हमारे दोस्त है, दुबई के अनेक सर जैसे अमन सर जो जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल। तो वहाँ है, वहाँ पे हमारी जो पीढ़ियाँ गई है, पढ़ लिख कर गई, वो भी बाबा साहब के विचारों को वहाँ लेके जा रही हाँ है जी, और उसको ग्लोबल करने का प्रयास कर रही है। एक प्रोसेस होती है हाँ जी, कि इन यूथ को केक कटिंग से, डीजे से हटाकर उसी उनको, फोर्स को उसी फोर्स को, नेशनलिज्म से जोड़ा दूसरे जाए, कहाँ से फोर्स लाएंगे आप? यानी वही फोर्स नेशनलिज्म है, से जोड़ दिया है। आपके पास बहुत वही ही फोर्स है। उम्दा जो बात कही लोग आपने। यहाँ हाँ नाचने जी, के लिए आ रहे हैं, यहाँ केक काटने के लिए आ रहे हैं, यहाँ बैनर डिस्प्ले करने के लिए आ रहे हैं, अपनी पारंपरिक, जैसे आपने इंदिरा का जिक्र हाँ किया, तो हाँ बहुत सारे लोग नीले फेटे बांध के, हाँ, नीले दुपट्टे बांध के, नीले झंडे लेके, सफेद वस्त्र लेके बहुत सारे लोग हम देखते हैं, तो आते हैं। तो ये पूरी एनर्जी है सर, हाँ जी। आप इसको समझिए। मैं कुछ इस एक विटनेस था वहां पर कल, अगर से 12 बजे का जिक्र, मैं भी जो 12 बजे वहां जो पर था। हमारी भी 20 लाख से ज्यादा रील दर्शकों ने देखी। जब 12 बजे केक यानी डिक्लेयर हुआ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं नेशनलिज्म के गाने बज जाए, मिले सुर तुम्हारा मेरा, ऐसे गाने आ जाए, तो वही जो फोर्स है वो कल्टीवेट हो जाएगा। नहीं, फ्रिक्शन वो ऑफ जो सेकंड। नेशनलिज्म की बात जो आपने कही, बिल्कुल सही हाँ बात है हाँ कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। हाँ हाँ और ये इस समय में हमारी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हाँ जब जी, क्योंकि कल क्या हुआ कि 12 बजे के बाद में पुलिस ने डीजे को परमिशन नहीं हाँ दी। जी, जनरली ये होता है कि हम भी जाते हैं वहां पे हर साल। जनरली ये होता है कि हम 12 बजे से लेकर 12:30 1 बजे तक बहुत धूम नाचते हैं और हम लोगों को वो एंजॉय है। तो मैं उससे अगेंस्ट में कभी बिल्कुल कतई नहीं हूँ कि नाचना नहीं चाहिए। नाचना भी चाहिए और आंदोलन भी करना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए, तो इसका अगेंस्ट में नहीं हूँ। लेकिन मैंने कल देखा कि 12 बजे के बाद पुलिस ने उसको परमिशन नहीं दी, तो सारे बच्चे जो है पैदल पैदल चले गए। हाँ जी, और सफोकेशन की बात भी मैंने देखी कि काफी सफोकेशन कल हो रहा था। तो ये डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर हम कोशिश करेंगे कि पास का जो कृष्ण पार्क है वो मिले। हाँ जी, लेकिन जो नेशनलिज्म की बात है, मुझे लगता है कि इसको इंसर्ट करने की आवश्यकता है अभी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि ये वक्त जो आ बातें गया हैं, है। पहली बार ऐसा हुआ इस बार इस सदन चौक में कि हमने जो जितने भी आयोजन कमेटी के हमारे मित्र थे उनको कहा कि भाई केवल नाचना जब कर रहे हैं तो उसका एक इम्पैक्ट गलत जा रहा है, मैसेज गलत जा रहा है। तो पहली बार जो है हमने प्रियंका भारती जी को इन्वाइट किया और उनको कहा कि आप स्पीच दो। हालांकि वो 12-15 मिनट ही बोली, ज्यादा नहीं बोल पाई क्योंकि माहौल ही इस तरह का था। लेकिन धीरे धीरे वो बदलाव आ रहा है। तो ये एक बदलाव इस साल आया कि वहां पे एक स्पीच हुई, 2-3 स्पीचेस हुए और वहां से एक मैसेज गया। हाँ जी, ठीक है, तो अब ये जो नेशनलिज्म के जो गाने हैं कि हम लोग बस कुंकू लावेले रमाना, इस तरह के डीजे या फिर वो नोटावर पोटावर, हाँ इस जी, तरह हाँ के जी, जो गाने हैं, चिकित्सा करने का वक्त आ गया। चिकित्सा करने का वक्त है। ये जो वक्त है ये एक चैलेंजिंग हाँ, और वक्त एक है। मुद्दे से मैं जोड़ना चाहूँगा, आपका एक कमेंट लेना चाहूँगा, क्योंकि हमारा वक्त भी जा रहा है। जो आज 2026 में हम इंडिया का पॉलिटिक्स का सिनारियो देखते हैं, क्या बाबा साहब अम्बेडकर जो का जो अम्बेडकरिज्म है, क्या फ्यूचर लगता है आपको कि बाबा साहब का जो पॉलिटिक्स के ऊपर रिमार्क्स है, या फिर वो डेमोक्रेसी के ऊपर जो कमेंट्स करते हैं, या फिर सेकुलरिज्म के ऊपर जो उनकी थीसिस है, क्या इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, किया जा सकता है इंडिया के पॉलिटिक्स में आज? बिल्कुल, देखिए क्या हो रहा है कि देश का प्राइम मिनिस्टर हिंदू है, राष्ट्रपति ट्राइबल है, मतलब गृह मंत्री हिंदू है, सारे अलग कई सारे 90% जो है सीएम, राज्यपाल हिंदू है, कलेक्टर वलेक्टर सब, इसके बावजूद भी हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं हाँ जी, गांव गांव, गली गली, नुक्कड़। तो ये असुरक्षितता की भावना किसने लाई? ये एक पॉलिटिकल एक नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश हो रही है कि हमें हिंदू राष्ट्र स्थापित करना है। और डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में हिंदू राष्ट्र का काफी पुरजोर विरोध किया था कि हिंदू राष्ट्र देश के लिए खतरा साबित होगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में कोई समानता नहीं है, ये असमानता से भरा हुआ होगा। और यहाँ पे वही हालत फिर से SC ST और OBC की होगी जो पहले थी। तो जो चिन्हित भी दिख रहा है अभी जो चिन्हित वर्तमान। भी हो रहा है वो भी हो रहा है। तो ये जो आपने अम्बेडकरिज्म की और डेमोक्रेसी की बात की, तो मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को कहते हुए कि मैं जब भी कांशीराम साहब का जिक्र किया कि उन्होंने बाबा साहब को दुनिया में, देश में पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया, लेकिन उन्हीं के जो वारिस हैं आज क्या हो रहा है कि वो एक महज औपचारिकता कर रहे हैं। बाबा साहब की जयंती आई, एक फूलमाला पहना दिए, हो गया। बाबा साहब की जयंती आई, एक मैसेज दे दिया, ट्विटर पे लिख लिया, हो गया। लेकिन जो इस वक्त फोर्सेस देश के सामने में चैलेंजेस है, उससे लड़ने में वो पूरी तरह से फेल्यूर हो गई है। अब मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि जब मैं देखता हूँ कि अखिलेश यादव जैसे व्यक्ति कल तक बाबा साहब के नाम का जिला भीमनगर का जो चेंजेस कर रहे चेंज थे। किया, रविदास नगर का जिला चेंज किया, संत कबीर के जिले का नाम चेंज किया और कई ऐसे काम किए। अब वो कहते हैं कि हमें इस देश का संविधान मनुविधान से नहीं, इस अपने देश के ट्वीट पे विधान करते हैं। मनुविधान से नहीं, हाल संविधान ही से में चलेगा। तेजस्वी यादव।
तेजस्वी यादव हो, तेजस्वी यादव तो खैर पहले से मैच्योर्ड है, हाँ लेकिन मैं जी, अखिलेश यादव की ज्यादा बात करता हूँ हाँ क्योंकि जी। वो तो फॉरेन में पढ़े लिखे, उन्होंने कभी जाति का दंश नहीं झेला, लेकिन पहली बार जब उनका सीएम सीएम पद से उतरने के बाद में जब पहली बार गंगा जी से उनका जो बंगला शुद्ध धोया गया, तब उससे शुद्धिकरण कहीं किया ना गया। कहीं थोड़ा सा उनको हर्ट हुआ। अब उसको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि अब उनका बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती भी मना रहे हैं, घनश्याम साहब की जयंती मना रहे हैं, गाडगे महाराज की, सम्राट अशोक की जयंती मना रहे हैं, तो भले ही पॉलिटिकल मोटिव उसमें हो कि हमें वोट्स मिलने चाहिए, तो डेफिनेटली हर हर पॉलिटिकल पार्टी का ये मोटिव होता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी का ये जिम्मेदारी थी कि इस फोर्सेस के खिलाफ उतने ही शिद्दत से लड़े जितने शिद्दत से आज ममता बनर्जी लड़ रही है, जितने शिद्दत से आज राहुल गांधी लड़ रहे हैं, क्योंकि ये खतरा डेमोक्रेसी पे है और ये खतरा देश के संविधान पे है। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है, अगर इस देश में बहुसंख्यकवाद की बात आती है, धर्मनिरपेक्षता अगर देश में नहीं रहती है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरनाक होगा। और केवल बाबा नाम का जपकारा करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आरएसएस की एक नीति है अपनाओ और दफनाओ। वो बीजेपी के लोग बाबा साहब को अपना तो रहे हैं, लेकिन उसको दफना भी रहे हैं। भगवान बुद्ध को अपनाया, कहा कि हमारा 10वां अवतार है, लेकिन पूरी तरह से दफना दिया। अगर इस देश में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर नहीं आते, अनागरिक धम्मपाल नहीं आते, महापंडित राहुल संस्कृत्यान नहीं आते, तो हमें शायद बुद्ध की इतनी बड़ी विरासत को हम समझ नहीं पाते, हाँ जी, सम्राट अशोक की विरासत को हम समझ नहीं पाते। तो यही चैलेंजेस जो है अपना और दफनाओं के, ये फिर से हमारे सामने खड़े हैं। तो इनके इसमें आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने देखा हमारे दक्षिण नागपुर में बड़े पैमाने पे बीजेपी के होर्डिंग बैनर लगे हैं, बड़े प्रचार हो रहा है कि आदर्श आनंद शिंदे का कार्यक्रम है, आप बड़े पैमाने पे आइए, पूरा रोड ब्लॉक करके रखा है। तो कहीं ना कहीं जो लोग सब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, आपस में ही जातियों को लड़ा रहे हैं, मातंग समाज को महार से लड़ा रहे हाँ हैं, जी, ओबीसी को मराठाओं से लड़ा रहे हैं, ये जो मुर्गा का खेल चल रहा है, तो ये जो वक्त है, ये वक्त जो है बड़ा चैलेंजिंग वक्त है। और हमें लगता है कि इस चैलेंजिंग वक्त में हमारी जो लीडरशिप है, उसने उतने ही शिद्दत से सामने आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आ रही। तो इसलिए जो ऑल्टरनेटिव है, लोग अभी इसकी तरफ जा रहे हैं, ऑल्टरनेटिव की तरफ। तो ये ऑल्टरनेटिव भी मैं नहीं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा मजबूत है या बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग है, लेकिन कुछ है नहीं, इससे लोग जा रहे हैं। तो ये अगर फिर से आइडियोलॉजिकली हमारे जो विचार के दल है वो स्ट्रांग हो जाते हैं, या आइडियोलॉजिकली फिर इकट्ठा आ जाते हैं, तो कुछ बात बन सकते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजेस है कि बाबा साहब की विरासत की बात जो हम करते थे, आज वो विरासत की बात कोई और कर रहा है। तो ये भी एक बड़ी चैलेंजिंग बात है। मुझे लगता है कि इस पर जो है सोसाइटी गंभीरता से विचार करे। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है कि एक मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद अनावरत ने जी कहा कि नीला रंग जो है अभी पूरी तरह से एक कम्युनिटी का रंग बन गया है। जबकि नीला रंग मतलब बाबा साहब का संकल्पना क्या थी कि आकाश का रंग नीला होता है और सब जगह समान होता है, हाँ समानता जी, का रंग हाँ है। जी, लेकिन नीला रंग समानता का रंग बन गया है। भगवा रंग हिंदुओं का रंग बन गया, जबकि भगवा तो बुद्ध ने उसको इतनी भगवा त्याग और इतनी बलिदान का रंग है। बलिदान का रंग था। हाँ जी, तो ये जो रंगों की भी पॉलिटिक्स हो रही है, हरे रंग को हमने हाँ जी। मुसलमान से कनेक्ट कर दिया, तो ये जो रंगों की भी पॉलिटिक्स हो रही है, उस पर भी लोगों ने सोचने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि सर, एक शॉर्ट कमेंट आपका कि धर्मनिरपेक्षता के आगे जब हम देखते हैं कि थ्रेट्स आ गए, तो ऐसे कौन से वेपन्स है बाबा साहब के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कि उनको निकालने का वक्त आ गया है? वेपन्स की अगर बात करें तो सबसे बड़ा वेपन भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता तत्व सभी धर्मों को, लोगों को उनकी चाली रीति धर्म के अनुसार प्रैक्टिस करने का स्वतंत्र, ये सभी को दिया है। एक कोई भी धर्म का आदमी दूसरे धर्म को जबरदस्ती से कन्वर्ट नहीं कर सकता है। तो धर्मनिरपेक्ष भारत बनाने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि बाबा साहब की एक पैथोलॉजी थी कि सारे धर्मों का अभ्यास करना चाहिए। बाबा साहब ने भी जब बुद्ध धम्म हमको दिया तो उसके पहले सारे धर्मों का अभ्यास किया। और बाबा साहब की एक कंसेप्ट थी कि धम्म का प्रचारक भी जो हो वो सारे धर्म का अभ्यास करे और उनको परखे और उसके बाद वो धर्म का प्रचार करे। तो सभी धर्मों के अभ्यास की जरूरत है ताकि समझ सके कि धर्म क्या है, कौन सा धर्म ठीक है, कौन सा धर्म मानवतावादी है, कौन सा धर्म समतावादी है, कौन सा धर्म समतावादी नहीं है। तो इस तरह के स्टडी का भी एक सर्कल होना चाहिए। और जिस तरह से आपने बात की कि जब जब धर्म का अवडंबर बढ़ता है, जब जब एक धर्म को मानने के लिए उसकी विचारधारा को प्रैक्टिस करने के लिए फोर्स लगाया जाता है, किसी दूसरे धर्म को खत्म करने की बात की जाती है, जैसे हम अमूमन देख रहे हैं किसी अल्पसंख्यक धर्म को भी ये कहा जाता है ये तो हमारा ही पंथ है,
ये तो हमारा ही एक, जैसे अमन जी ने कहा कि बुद्ध को नवा अवतार मान लिया, अब जैनियों को यह कहा जा रहा है कि जैन भी हिंदू कभी थे। तो इस तरह का जो अगर व्यवहार देश में रहा तो ये देश बहुत जल्दी धार्मिक लड़ाइयों में जंगें शुरू हो जाएगी। और जैसी स्थिति थी हमारी आज़ादी के पहले कि हम छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते थे, अब छोटे छोटे धर्म लड़ेंगे। जब धर्मों की लड़ाई खत्म हो जाएगी तो जातियों की लड़ाई शुरू हो जाएगी। जब जातियों की लड़ाई खत्म हो जाएगी तब उपजातियों की लड़ाई शुरू हो जाएगी। और हिंदू राष्ट्र का जो खतरा, अमन जी ने कहा और बाबा साहब ने भी जो हिंदू राष्ट्र के बारे में खतरा कहा, तो धर्मों की लड़ाई जातियों पे, जातियों की लड़ाई उपजातियों पे जब होगी तो इस देश का विनाश हो जाएगा। लेकिन भारत का संविधान इस सब चीजों को रोकेगा, हम ये भी आशा करते हैं। हाँ, मैं इसमें कनेक्ट करता हूँ कि हाँ जी। सबसे पहले तो एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो है लाइव टेलीकास्ट आप BAWS.in इनके सौजन्य से देख रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस, बाबा साहब के सारे राइटिंग एंड स्पीचेस इस वेबसाइट के अंदर आपको मिल जाएंगे। हमारे युवाओं ने, हमारे इन्फ्लुएंसर्स ने एक बहुत बेहतरीन वेबसाइट बनाई है। इसको आप स्कैन करके भी, या आप इसको ऑनलाइन रजिस्टर, ऑनलाइन भी आप इसको देख सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। बस इस चर्चा को अंतिमतः हम समापन करने के हाँ जी। साथ प्रफुल्ल जैसे भी एक कमेंट करना लेना चाहेंगे कि ये जो बहुत सारे चैलेंजेस की जो बात हमने अब चर्चा की कि देयर आर सो मेनी चैलेंजेस, सब क्लासिफिकेशन का चैलेंज हो, या धर्मांतर विधेयक, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में धर्मांतर विधेयक पारित हो गया है जहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद धम्म दीक्षा ग्रहण की थी। और हमारा संविधान तो सबके लिए स्वयं अधिकार देता है कि आपको किस धर्म को मानना है, आपका इंडिपेंडेंस है, आपको जो चाहे वो आप मान सकते हैं। तो मेरा अंतिमतः ये आपसा एक ये जो कंक्लूडिंग हाँ जी। रिमार्क जो मैं ये चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात तो हम ग्लोबल आइकॉन के रूप में कर रहे हैं, उन्हें वैश्विक दुनिया में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हो भी रहा है। लेकिन हमारे ही भारत में हम क्या इसमें बाबा साहब की थॉट को सामने ले जाने में कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं? और हमारे जो अपोनेंट्स है, जिनका माइंडसेट पहले से ही वीक है, या जिनका माइंडसेट हमेशा से विकृति से भरा है, क्या वो सामने जा रहा है? किसको इसको कैसे रोकेंगे? ब्रॉडकास्टिंग की एक साइकोलॉजी काम करती है। अभी हम देखते हैं कि यूट्यूबर्स आ गए हैं, बाढ़ सी आ गई है और बहुत सारे न्यूज़ भी आ रहे हैं। तो उनकी भी शब्दावली और उन जो रियलिस्टिक अम्बेडकरिज्म है उनको समझाने की ट्रेनिंग सेशंस होना चाहिए। अगर से कहीं ना कहीं विकृतीकरण हो रहा है तो दोनों सिक्के को मेंटेन करना पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जैसा बहुत सारी चीज़ें नहीं आई सामने, जैसा बाबा साहब के डेली मिनट्स अभी तक सामने लोगों के सामने नहीं आए कि बाबा साहब का कॉन्ट्रडिक्शन स्टडी कैसा था। जैसा मैं कुछ रिसर्च किया तो मुझे मालूम चला कि बाबा साहब एट अ टाइम 10 बुक्स पढ़ते थे अलग अलग विषय की, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, फिर बायोलॉजी, अलजेब्रा बहुत न्यूली लॉन्च हुआ था इंडिया में उस वक्त, तो अलजेब्रा भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से, पाइथागोरस का प्रमेय वगैरह उसमें उन्होंने रिसर्च किया था। तो ये जो एंगल थे, ये केमिस्ट्री, फिजिक्स का उस वक्त में उतना, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है और उस वक्त का जो केमिस्ट्री थी, तो जो दुनिया भर में उस वक्त इन्वेंट हो रही थी चीज़ें, उन्होंने संकलित किया, उनको अपने पूरे के पूरे नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में भी यूज़ किया। और इंडिया के जो लोक कल्याण और लोक नीति और जो नागरिक है उनको उन्होंने सर्व किया। यानी इतनी सर्विस को अगर से हमको समझना है तो मुझे लगता है कि जो सॉल्यूशन अगर से जाना है, अगर से इतना ज़्यादा विकृतीकरण है, कोई माने ना माने, अगर से विकृतीकरण हो रहा है, तो मुझे लगता है कि वापस से बाबा साहब के ऊपर आज हमको, जैसा बुद्धा के जाने के बाद संगीतिया हुई, लोग बैठे जो बुद्धा के थॉट को समझते थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर की हर चीज़ों को समझकर उनका एक कंपाइल करके हमें लगता है कि युवाओं को दिशा निर्देशित करने का वक्त भी आ गया है कि कौन सी चीज़ उनको अपेक्षित थी, कौन सी नहीं थी, इनको भी समझने का वक्त आया। आप जुड़े रहिए। आप कुछ बोल रहे हैं सर? बिल्कुल, आपने जो कहा और जब जो बात छूटी थी कि ये सारे जो एनर्जी डीजे के माध्यम से, डांस के माध्यम से, केक के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से आ रही है, उस एनर्जी को कन्वर्ट करके इस मेन स्ट्रीम में, यानी जो मेन माइथोलॉजिकल और विचारधारा की लड़ाई है बाबा साहब की विचारधारा, क्योंकि वो कैसे कन्वर्ट की जाए, ये सारा मॉब जो जमा हो रहा है उस मॉब को इधर कैसे कन्वर्ट किया जाए, समाज को इस पर सोचना चाहिए। आप जुड़े रहिए आवाज़ से। हम ऐसे ही जो कंटेंट है महापुरुषों के और जो भी रिसर्च के टॉपिक है इन पे हम आपसे राब्ता करते रहेंगे।